तो बच्चों नमस्कार। आज लीजिए हम 12वीं के फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे और टेस्ट का प्रयोग। तो ये जो है डेनमार्क के भौतिकी विज्ञानी हैं और इनके द्वारा 1820 में खोज किया गया कि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो अपने आसपास रखी हुई चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देती है। और हम ये देखेंगे कि उन्होंने इसको और क्या क्या निरीक्षण करके देखा। तो उन्होंने पाया कि जब धारा की प्रबलता को बढ़ाते हैं तो जो है विक्षेप की ज़्यादा विक्षेप होता है या प्रबलता उसकी भी बढ़ जाती है। धारा की दिशा बदल दें तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। यहाँ पर ये प्रयोग उनके द्वारा जो किया गया दिखाया गया है कुंजी के। ये कोई सेल है, इसमें ये आपका धन इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। यहाँ से धारा इस तरह से प्रवाहित होगा यदि कुंजी को हम क्लोज करेंगे या इसको दबाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि कुंजी बटन जो है आपका खुला अवस्था में है या कुंजी जो है खुली अवस्था में है तो यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। इसके पास में चुंबकीय सुई रखा हुआ है। चुंबकीय सुई का ये गुण होता है कि इसमें एक कील के सहारे टिके हुई रहती है। ये इसके नीचे एक कील होता है और ये स्वतंत्र घूम सकती है। और हमेशा आप जानते हो चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तेज सुई भी इसके पास में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो ये अपना स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लस धन इलेक्ट्रोड, ये कुंजी को अब हम चालू कर दिए, ये दबा दिए इसको। तो ये क्या हो गया, धारा की दिशा इस दिशा में प्रवाहित होगी धन से ऋण की ओर। तो ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाता है। उन्होंने देखा कि ये कांटा जो इस तरह से विक्षेपित होता है, हिलता है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब धारा की प्रबलता पर निर्भर करेगा कि ये आपका चुंबकीय सुई कितना विक्षेपित होगा। ये केवल उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है, अब ये थोड़ा सा हमारा जो है विक्षेपित हो गया है। ये जो है उत्तर दक्षिण में है तो ये थोड़ा विक्षेपित हो गया। अब उन्होंने एक प्रयोग और किया कि धारा की दिशा को बदल दिया। अभी हम देख रहे हैं बैटरी का ऋण सिरा जो इधर है, अब धारा की दिशा किधर होगी, ये उल्टा हो गया। तो ये हमारा जो चुंबकीय सुई का विक्षेप होने की दिशा भी बदल गई है। और इसमें फिर धारा की प्रबलता को कम ज़्यादा करके विक्षेप, उन्होंने देखा कि जब धारा की प्रबलता को कम ज़्यादा करते हैं तो एक ज़्यादा प्रबलता होती है तो ज़्यादा विक्षेपित होता है, और कम धारा प्रवाहित करते हैं इन परिपथ में तो कम विक्षेपित होता है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक में विद्युत धारा यदि प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब ये चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित कर रहा है। यानी कोई जो चालक तार से धारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या कर रहा है, चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित कर रहा है। इसी कारण से ये चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो स्थिर अवस्था में है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक में से विद्युत धारा यदि प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय गुण को प्रकट करना या उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव का प्रदर्शन होना। तो ये ऑर्स्टेड का इतना छोटा सा प्रयोग जो है आगे जा कर के बहुत सारे हमारे
भौतिक विज्ञान के आविष्कार के लिए बहुत सारा रास्ता खोल दिया। आगे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन किया। ये तो केवल इनका प्रारंभिक अध्ययन था। तो बच्चों, आगे जो है इस प्रयोग को एम्पियर ने विक्षेप की दिशा को बताने के लिए प्रयोग किया और उनके द्वारा जो ये चित्र जो बनाया गया है, इसमें यह धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। किसी भी तार में धारा यदि प्रवाहित हो रही है तो एम्पियर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुँह करके, ये चुंबकीय सुई की ओर मुँह करके धारा की दिशा में तैरे, यदि इस तरह से तैरे, ये इधर इसका सिर है, तो उसका जो चुंबकीय सुई का है वो उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की तरफ होगा। यानी इधर जाएगा तो जिधर उसका बायां हाथ होगा उस दिशा में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो ये एम्पियर का नियम था। यानी इधर से ये इधर गया तो इसका बायां हाथ, आप समझ लीजिए इसका बायां हाथ किधर होगा, तो ये इधर होगा। इधर आ जाएगा तो इधर होगा और इधर होगा तो इधर होगा। तो इस तरह से ये जो विक्षेप की दिशा है कि चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित करेगा, तो यदि हम धारावाही चालक के बहने की दिशा में हम अपना सिर करके खड़े हो जाएं या इस तरह से हम तैरें, इस तरह से तैरें, तो ये चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है हमारे बाएं हाथ की ओर इंगित करेगी या उधर वो विक्षेपित होगी। तो ये था हमारा एम्पियर का नियम। और आगे कि विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। कोई चालक तार है, उसमें से हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस और होगा, इसके बारे में भी आगे प्रयोग किया गया। तो आगे प्रयोग में वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया कि एक छोटा सा प्रयोग है कि ये इसके चारों जो है चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसी धारावाही चालक के। तो ये आपका कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा है और इसमें ये सेल ई है, यहाँ से एक कुंजी है, यहाँ पर धारा परिवर्तक है। इनसे आप धारा को प्रवाहित यदि इस तार में करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं और इसमें एक चुंबकीय सुई को रख के, एक कार्डबोर्ड का गत्ता है, यदि इस तरह से हम उसको छेद करके यहाँ से तार को बीच में से गुजारें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये चुंबकीय सुई को यहाँ पर जिस तरह से आप चुंबक का खींचते हो तो उसके नोक की ओर हम इंगित करके इस तरह से चिन्ह लगाते जाएं तो हमारा ये सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में हमको ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्राप्त होती हैं। यानी उसके नोक की ओर हम चिन्ह लगाते जाएं तो ये वृत्ताकार में हमको जो है कई सकेंद्रीय वृत्तें प्राप्त होती हैं उसके चलने की दिशा पर। और इससे ये प्रदर्शित होता है कि किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, या जो धारा है किसी चालक तार में प्रवाहित हो रहा हो तो चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आगे इसी प्रयोग को यहाँ पर गत्ता ले लिया जाता है और यहाँ पर लोहे का बुरादा यानी महीन कर्ण को इसमें छिड़क दिया जाता है और धारा प्रवाहित करने के बाद इसको थपथपाया जाता है। तो ये वृत्त के रूप में, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में ये यहाँ पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं वहाँ पर आकर के अपने आप को संरेखित कर लेते हैं और इस तरह से आपको वृत्ताकार आपको ये मिलता है, जिससे प्रदर्शित होता है कि किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है धारावाही चालक के ओर। तो इसके आगे मैक्सवेल ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसके लिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम जिसको कहते हैं, मैक्सवेल ने इसके द्वारा इसका अध्ययन किया और इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो बच्चों, मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए ये पेच, दक्षिणावर्त पेच का नियम दिया। उनके द्वारा आप जानते हो बहुत सारे लोग ये जो पेच है जिसमें आप स्क्रू वगैरह के लिए किसी लकड़ी वगैरह में होल करते हो, उसके हैंडल को हम आगे यदि बेधना होता है, आपकी दीवार में होल करना होता है या लकड़ी में होल करना होता है, तो आप कैसे घुमाओगे? आप देखोगे कि आप इस तरह से यदि घुमाते हो ऐसे तो आगे की ओर बढ़ेगा। यदि खोलना होता है, पेंच का नियम, जैसे नट बोल्ट भी देखते हो, राइट साइड करते हैं तो क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, और लेफ्ट साइड यदि घुमाते हैं तो क्या होता है, बाहर की ओर आता है। तो ये पेंच का नियम होता है। तो उन्होंने बताया कि विद्युत धारा की दिशा, यानी किसी चालक तार में इस तरह से धारा बह रही है, तो धारा की दिशा यानी इधर से इस तार में देखते हैं ये इधर की ओर जा रही है, तो हमको ये पेंच का जो हैंडल है उसको हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे जिस तरह से आगे जिधर से बढ़ेगा उधर हम इस तरह से घुमाएंगे, यानी इधर जा रहा है तो आगे हमको बढ़ाना है। तो आपका जो है, आपको जिस दिशा में अंगूठे को घुमाना पड़ेगा, ये देखिए इधर हमको घुमाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, इधर घुमाना पड़ेगा, तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये आगे जाने के लिए आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यानी आपको दाहिने तरफ इस तरह से घुमाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यदि ये इधर है, उल्टा मान लो, आपकी चालक तार में धारा की दिशा ऐसे है, यानी इसका माइनस इधर है और प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपकी धारा की दिशा उलट जाएगी। यानी आपको पेच को पीछे खिसकाना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है ऐसे उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो ये है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। यानी पेच को घुमाने के लिए, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में बढ़ाने के लिए हमको अंगूठे को जिस ओर घुमाना पड़ेगा, वो जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। और इसी में आते हैं हम, ये आपका दाहिने हाथ का नियम है। जैसे इस तरह से अंगूठा जो है आपके धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, मान लो ये, तो ये जो उंगली, मान लो ये तार है आपका, मैं कलम जो पकड़ा हूँ वो तार है, इधर से इधर धारा बह रही है नोक की ओर, तो ये अंगूठा नोक की ओर प्रदर्शित किया, तो ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को उंगलियों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यानी ये इस तरह से हम जो है दाहिने हाथ के नियम को इसी से हम जानते हैं। यही जो है दाहिने हाथ का नियम है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दिशा को प्रदर्शित करता है कि वो किधर से किधर बनेंगे। यानी हम अंगूठे को, यदि धारा की दिशा है ये अंगूठे की और ये अंगूठा है, तो आपका उंगली जो है ऐसे घूमेंगे इसको पकड़ने के लिए, ये उंगली जो है इधर घूमेंगे, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को ये प्रदर्शित करेंगे इस तार में। तो बच्चों आगे हम देखेंगे बाय और सेवर्ट का नियम, जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। तो बच्चों बाय और सेवर्ट ये जो है दो वैज्ञानिकों के नाम हैं। बायो अलग हैं और सेवर्ट अलग हैं, और ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है जीन बायो बैप्टिस्ट और दूसरा है फेलिक्स सेवर्ट। फेलिक्स सेवर्ट और ये जीन बायो बैप्टिस्ट, ये दो वैज्ञानिक हैं फ्रांसीसी, जो 1820 में इनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मापन के लिए प्रयोग किया गया। यानी कोई अभी तक हमारे जितने भी प्रयोग हम लोग देखे उसमें केवल दिशा बता रहे हैं, और इतना ज्ञान हो जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आसपास में। यानी किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करें तो आसपास में चुंबकीय क्षेत्र, यानी उसके कारण से जो है चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, और उसकी दिशा क्या होगी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा ये बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया,
और इसके लिए उन्होंने उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया कि ये 100I कोई चालक तार है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है इस दिशा में X से Y की ओर, और इसके छोटे से अल्पांश dl पर, ये छोटा सा भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी या ये कितना प्रबल होगा। यहाँ पर ये r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो यहाँ पर इसकी कितनी प्रबलता होगी इस चुंबकीय क्षेत्र की, इस धारा के द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वो P पर कितना प्रभावित करेगा या कितना प्रबल होगा, इसके बारे में इन्होंने नियम दिया। तो पहला है, ये चुंबकीय क्षेत्र को हम dB से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, ये dB यहाँ पर P बिंदु पर, तो चालक में प्रवाहित धारा के I के अनुक्रमणपति होता है, यानी धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान देंगे, यानी dB समानुपाती, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, आप जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे समानुपाती I के, उतनी ही ज़्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी धारा जितना प्रबल होगा उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। धारा के अनुक्रमानुपाती हुआ। दूसरा है क्या, उनके द्वारा बताया गया कि धारा अवयव की लंबाई dl, ये जितना भाग है, यहाँ पर छोटा सा भाग लिए हैं dl का, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबे कोई तार है उसके बाद उससे हम यहाँ पर देखेंगे तो उसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी ये होता है dB समानुपाती आपका dl। आपका ये जो अल्पांश है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव होगा। और तीसरा बताया गया इनके द्वारा कि इनके दोनों के बीच का कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी धारा का अवयव और बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण जो भी होगा, ये धारा अवयव यहाँ से आपका धारा का और ये बिंदु को मिलाने वाले बीच के कोण थीटा का साइन थीटा के बार अनुक्रमानुपाती होता है, यानी dB समानुपाती साइन थीटा। ये जो आपका हमारा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हुआ। और चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि इसमें दूरी, ये यहाँ से दूरी जितना दूर आप लोगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये लास्ट नियम कि यदि हम दूरी को बढ़ाएं तो उसका व्युत्क्रमानुपाती r का वर्ग, जिस तरह से आप देखते हो कूलाम के नियम में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये दूरी यदि बढ़ेगा तो उसका वर्ग का व्युत्क्रम के अनुपात में ये जो है इसका मान पाया जाता है, या उतना ही ये प्रबल यहाँ पर होगा। तो सबको यहाँ पर हम यदि मिला दें, यानी dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl, यानी अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, dB समानुपाती साइन थीटा या उसके जो है हमारा कोण के बराबर मिलवाने थीटा और उस बिंदु P से मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण जो साइन थीटा है उसके अनुक्रमानुपाती, और dB समानुपाती उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। इन सब को हम यदि एक साथ लिख देते हैं तो dB समानुपाती आपका हो जाएगा। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। बच्चों, यदि हम सबको एक साथ यदि लिख दें तो dB यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, I यानी उस धारा के
प्रवाहित धारा के अनुक्रमण पति होता है। dl यानी उसके लंबाई के अनुक्रमण पति होता है, धारा अवयव की लंबाई, और उस धारा अवयव और उस बिंदु को मिलाने वाले रेखा यानी साइन थीटा के अनुक्रमण पति होता है। उनके बीच के दूरी का वर्ग का ये व्युत्क्रमण पति होता है। तो सबको एक साथ लिख दिया गया, जितने समानुपाती थे उसको ऊपर में लिख दिया, व्युत्क्रमण पात बटे करके यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों किसी भी हम समानुपात को यदि निकालते हैं तो यहाँ पर एक के कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो dB इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और के का मान जो यहाँ पर हम लेंगे ये अनुपातिक नियतांक है, और ये जो है हमारे धारावयव और बिंदु बी के बीच के माध्यम पर, बिंदु पी के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और इसका मान के बराबर होता है हमारा μ0 बटे 4 पाई। यही भी हम आगे भी इसी कांस्टेंट को लगाते आए हैं, और ये μ0 का मान जो होता है यहाँ μ0 बराबर आपका 4 पाई गुणित 10 का घात ऋण 7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर ये होता है। तो इसमें हम यहाँ पर के का मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो μ0 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये के की जगह पर हम इसको पहले रखेंगे। चलिए dB, इसलिए dB बराबर μ0 बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा। समानुपात को निकाले तो ये μ0 बटे 4 पाई यहाँ पर आया, और μ0 की जगह पर अब इसको हम रखेंगे तो ये हो जाता है 4 पाई गुणित 10 के घात ऋण 7 टेस्ला को यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और ये 4 पाई का 4 पाई। तो बच्चों ये आपका कट गया, ये dB है, यहाँ पर dB का मान है चुंबकीय क्षेत्र का, और इसलिए हमारा dB बराबर हो गया 10 का घात ऋण 7 और आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ला में इसको चेंज कर दिए हैं, टेस्ला है इसका मात्रक, ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। और इस तरह से ये जो है आपका बायो और सेवर्ट का नियम होता है, यानी dB बराबर μ0 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका जो है बायो और सेवर्ट का नियम है। तो बच्चों यहाँ तक हम देखेंगे, और उसके बाद हम आगे समीकरणों के बारे में देखेंगे। तो आप नए जुड़े हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।